हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे। ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। चलिए भाई, जो भी बच्चे लाइव हैं एक बार जरा आप लोग कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। कमेंट्स क्यों नहीं विजिबल हो रहे हैं मुझे आपके? तो बच्चा, आज का आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की आज आपकी पहली क्लास है। 2 आपकी टोटल क्लासेस लगेंगी और 2 क्लासेस में जो है हमारा ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। राधे राधे जी, राधे राधे। कुछ छोटी मोटी आई थिंक टेक्निकल ग्लिच मुझे आज दिखाई दे रही है सेशन में, तो लेट मी चेक कि कुछ दिक्कत ना हो क्लास में। ठीक है, अभी बताओ, अभी आपका सब कुछ ऑल ओके है? ठीक है, सब कुछ ऑल ओके है। तो बच्चा, टॉपिक रहेगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, जिसकी बच्चा आपकी पहली क्लास रहेगी। ठीक है, जिसकी बच्चा आज आपकी पहली क्लास रहेगी, क्योंकि देखो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो 2 क्लासेस में ही आपका कंप्लीट हो पाएगा। सब कुछ ऑल ओके है? मैम, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता? भाई मैंने तो बात की हुई है टेक्निकल टीम से, वो बोल रही थी कि मैम नोटिफिकेशन तो हर एक क्लास का जाता है ना। आप अपने फोन में देखिए, कहीं आपने तो नोटिफिकेशन बंद नहीं कर रखा है। ओके, तो चलिए भाई, हम लोग बच्चा अपनी क्लास को आपका आगे बढ़ाते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की, तो हमारे शरीर में ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करता है? डाइजेशन का काम करता है, पाचन का काम करता है। तो हमारे शरीर में हम जो भी खाना खाते हैं वो कहाँ से खाना खाते हैं? मुंह से, है ना। क्या बच्चा, आपका मुंह से हम लोग खाना खाते हैं? तो हम लोग मुंह से बच्चा आपका खाना खाते हैं, और ये मुंह से जो बच्चा हम लोग खाना खाते हैं ये किसके जरिए? ये आपकी ईसोफेगस, भोजन नलिका के जरिए सीधे कहाँ जाता है? आपके पेट में जाता है। कहाँ जाता है बच्चा? ये सीधे आपके कहाँ जाता है बच्चा? ये आपके पेट में जाता है। ठीक है, पेट के बाद में खाना कहाँ जाएगा? पेट के बाद में खाना जाएगा छोटी आंत के पास। ठीक है, पेट के बाद में ये खाना किसके पास जाता है? आपकी ये जो अंदर वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, छोटी आंत के पास। छोटी आंत में यहाँ पर खाने का कंप्लीट डाइजेशन होगा और फिर आपका जो वेस्टेज है वो बड़ी आंत के पास जाएगा, है ना। एक शॉर्ट मैंने वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी भाई आप लोग डिटेल में हम 1 to 1 स्टेप वाइज डेफिनेशन के साथ में हम लोग आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तो हमारे शरीर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का कार्य क्या है? पाचन तंत्र का कार्य क्या है? तो आप आंसर लगाएंगे कि पाचन तंत्र का कार्य यानी इसका काम क्या होता है? डाइजेशन यानी पाचन का। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में पचाने का कार्य किसका होता है? इस डाइजेस्टिव सिस्टम का ही होता है। ठीक है, फुल साउंड है भाई हमारे यहाँ से। भाई आवाज़ की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे यहाँ से बच्चा आवाज़ की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है मेरे यहाँ से। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में डाइजेशन आखिरकार कहाँ से शुरू होता है? हमारे शरीर में डाइजेशन जो है बच्चा ये आखिरकार कहाँ से शुरू होता है? तो आप आंसर लगाएंगे माउथ यानी कि मुंह से शुरू होता है। हमारे शरीर में जो बच्चा आपका डाइजेशन है, जो माउथ है बच्चा, ये मुंह से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। अब आप लोगों को लगता होगा कि हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद खाना कहाँ जाता है? हमारे पेट में जाता है, और पेट में जाकर जो बच्चा आपका खाना है वो पचता है ना। पेट में जाकर जो आपका खाना है बच्चा वो पचता है, लेकिन हमारा खाना पेट में नहीं पचता। हमारे शरीर में जो खाना होता है वो हमारे माउथ यानी मुंह के अंदर से ही पचना शुरू हो जाता है। ओके, खाना पचने का जो प्रोसेस है ये एक कैसा प्रोसेस है? तो मैम ये एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है मैम? एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। अब कैटाबोलिक प्रोसेस होता क्या है? हमारे शरीर में कोई भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल यदि हमारे शरीर में जाकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है तो इस प्रोसेस को कैटाबोलिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे हमारी थाली में एक बड़ी रोटी आती है, हम बड़ी रोटी में से सबसे पहले टुकड़ा तोड़ते हैं। अब टुकड़ा तोड़ते हैं तो टुकड़े को हम मुंह में लेकर जाते हैं और हमारे दांत उसको और छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ देते हैं।
तो ये कैटाबोलिक प्रोसेस, एक बड़ा मॉलिक्यूल था, बड़ा टुकड़ा था, हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो ये कैसा प्रोसेस होता है, एक कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। और ये सिर्फ हमारे मुंह तक ही लिमिटेड नहीं रहता, हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जो भी खाना उसके पास जिस भी रूप में जाता है उसको यूनिटरी फॉर्म में तोड़ता है। क्योंकि देखो हम खाना किस लिए खा रहे हैं, है ना, हम खाना किस लिए खा रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए, किसके लिए, यानी सेल्स को एनर्जी मिलती रहे। एट द एंड टारगेट क्या है कि हमारी सेल्स को एनर्जी मिले ना। अब जब बच्चा हमारी सेल्स को एनर्जी मिलेगी तो वो कैसे मिलेगी, यूनिटरी फॉर्म में, क्योंकि हमारी सेल हमारी बॉडी की यूनिट है। तुमने छोले भटूरे खाए हैं, बॉडी को मतलब नहीं है, बॉडी को मतलब है तुमने लिपिड खाया है, उसकी यूनिटरी फॉर्म क्या है। बॉडी को मतलब है तुमने कार्बोहाइड्रेट खाया है, उसकी यूनिटरी फॉर्म क्या है। हमारी बॉडी को कोई मतलब नहीं होता है तुमने छोले भटूरे खाए हैं, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, मैगी खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, उसमें अगर कोई न्यूट्रिएंट है तो उसको यूनिटरी फॉर्म में ही हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और कोई मतलब नहीं होता। ये इतनी छोटी सी बात समझ आई कि नहीं आई, ये इतनी छोटी सी बात समझ आई कि नहीं आई। बताइए। चलिए बताइए, आ गई, ठीक है। बहुत छोटी सी बात समझाने की कोशिश की है, तो आप इतना दिमाग में रखना, हम जो भी खाना खाते हैं वो यूनिटरी फॉर्म में हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, और खाने का पाचन पेट में जाकर नहीं हमारे मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ भाई, जैसे हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो सरकारी स्कूल में क्या होता था, अभी जैसे गर्मी है तो अभी तो वो टीन वीन लग गई है ऊपर, लेकिन हमारे टाइम पे क्या होता था, सुबह सुबह प्रेयर होती थी, और गर्मियों में बहुत तेज धूप निकलती है, गाँव में वैसे भी बहुत तेज ज्यादा धूप आपकी लगती थी। अब वो जो ग्राउंड था हमारा प्रेयर का ग्राउंड, उस पे ना ऐसे थे, किनारों पे ऐसे उसमें पौधे थे, बीच में से वो खाली था जहां सब लोग खड़े होते थे हम लोग। अब प्रेयर में हम लोग खड़े हैं, अब मान लिया किसी लड़की को पीरियड्स आए हुए हैं, है ना, या मान लिया किसी लड़की की तबीयत खराब है, मेनली लड़कियां बेहोश हो जाती थी गर्मियों में, क्योंकि थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होती थी, पीरियड्स वाली होती थी, वीकनेस वाली होती थी, अलग अलग रीजन होते थे। ऐसा नहीं लड़के नहीं बेहोश होते थे, लड़के बेहोश होते थे, लेकिन कम होते थे, लड़कियां ज्यादा होती थी। तो लड़के बड़ा मजाक बनाते थे, लड़के बोलते थे अरे कुछ नहीं है, शरबत वाला पानी पीने के लिए बेहोश हो जाती है, क्योंकि गाँव में ये सब चीजें थोड़ी बड़ी हुआ करती थी उस टाइम पे, शरबत वाला पानी और ये सब चीजें। अब वो क्या होता था, एक ऑरेंज फ्लेवर का पानी मिला के रखते थे हमेशा, ठंडा पानी, जो प्रेयर में जो पियोन वगैरह होते हैं वो रखते थे कि कोई भी बच्चा बेहोश होता है तो हम उसको ये पानी पिलाएंगे। अब जैसे ही वो पानी पीते थे थोड़ी देर के बाद में एनर्जी फील होती थी। अब उस समय पे थोड़ी पता था, हम उसको शरबत वाला पानी बोला करते थे उस समय पे नहीं पता था कि इसमें ग्लूकोज डाला हुआ है ना, वो ग्लूकोन डी के पैकेट उसमें घोल के रखते थे एक्चुअली में। तो उस समय पर हमारे सामने थोड़ी ना घोल के रखते थे भाई, वो हमको तो स्वाद लगता था, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, है ना, तो वो पीने के बाद एनर्जी आ जाती थी। तब नहीं समझ में आया कि ये एनर्जी हमको क्यों आ रही है, आज समझ में आ रहा है कि वो एनर्जी हमको क्यों समझ में आती थी, क्योंकि जो ग्लूकोज, जो आपका शरबत वाला पानी है उसमें ग्लूकोज मिलाया होता था, और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और हमारे शरीर में जो पाचन है, जो डाइजेशन है, वो मुंह से ही होना शुरू हो जाता है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट मुंह में जाएंगे वो पचने शुरू हो जाते थे, और अगर कोई चीज पची तो हमारी सेल्स को एनर्जी मिल गई, हमारी सेल्स को एटीपी मिल गई, और एटीपी मिलते ही हमारी बॉडी कार्य करना शुरू कर देती है, हमारी बॉडी कार्य करना शुरू कर देती है। कैटाथोलिक नहीं है, कैटाबोलिक है, चैपचे बोलते हैं बेटा इसको, हिंदी में ना आई थिंक चैपचे बोलते हैं। ठीक है जी, इसको अपचयन बोलते हैं। अधिकतर वैसे कैटाबोलिक ही लिखा हुआ आता है, अपचयन प्रक्रिया, लो लिख दिया, ठीक है, जिन बच्चों को दिक्कत होगी उनके लिए हिंदी में लिख दिया। चलिए, कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान दोगे तो आपको इन छोटी छोटी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। चलिए
नेक्स्ट क्या है बच्चा आपका, हम लोग बात करते हैं किसकी। अब मैम ये तो आपने हमको बता दिया कि हमारे शरीर में मुंह के अंदर से कौन पचना शुरू हो जाता है, आपका कार्बोहाइड्रेट। कौन पचता है बच्चा, आपका कार्बोहाइड्रेट हमारा पचना शुरू। कार्बोहाइड्रेट जो है बच्चा ये आपका पचना शुरू हो जाता है। नो, खराब है वो। अब हमारे मुंह के अंदर बच्चा आखिरकार ऐसा क्या क्या होता है जो बेसिकली आपके इस डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि खाना पचाने में मदद करता है। ठीक है, खाना पचाने में बच्चा आपकी मदद करता है। तो सबसे पहले क्या है, आपके खाना पचाने में मदद करेंगी सलाइवरी ग्लैंड यानी लारीय ग्रंथियां, जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, बहिश्रावी ग्रंथियां होती हैं, और जो हमारे शरीर में 3 जोड़ी पाई जाती हैं। जो हमारे शरीर में 3 जोड़ी बच्चा आपकी पाई जाती हैं। सलाइवरी ग्लैंड की बच्चा यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो जो लारीय ग्रंथियां होती हैं, जो 3 जोड़ी हमारे मुंह में पाई जाती हैं, वो कहाँ कहाँ होती हैं। आप लोगों ने शायद कभी भी, है ना मैम, आपका कितना बाबू है? 2 बच्चे हैं भाई, एक बेटी है एक बेटा है। तो ये छोटा है, तो मेड आज नहीं आई है, नहीं तो क्लासेस के लिए मैंने उसको रखा हुआ है। वो 6 घंटे रहती है रेगुलर मेरे पास में, और उसी टाइम पे मैंने ज़्यादातर अपनी क्लासेस अलाइन कराई हुई हैं। इसीलिए शाम को एक ही क्लास होती है मेरी, क्योंकि वो चली जाती है। तो भाई मेड नहीं मिलती हैं ऑब्वियसली बच्चे के लिए, और फिर रहा भी नहीं जाता है, बच्चे को हम ऐसे ही किसी पर नहीं छोड़ सकते हैं। तो वो इसके साथ में थोड़ा खेलती वेलती रहती है, तो रेगुलर ही उसके साथ में रहता है। लेकिन अभी क्या है कि उसकी सिस्टर की शादी है, वो चली गई है छुट्टियों पर अब 2-4 दिन की। तो जब वो वापस आएगी तो तब तक ये, जब तक वो नहीं आती है तब तक ये आपको यही रोज़ क्लास में बैठा हुआ मिलेगा, है ना। एक्सट्रीम लेवल का शरारती है भाई ये। चलिए अब देखो मैं आप लोगों को एक बढ़िया एग्जाम्पल बताती हूँ लारीय ग्रंथियों को समझने का। मान लो अभी बारिश होनी शुरू हो जाए, बारिश होते ही अगर आलू प्याज के बढ़िया गरम गरम करारे पकोड़े अगर मिल जाएं, और वो भी हरी मिर्च की चटनी के साथ में, और हरी मिर्च की चटनी होनी चाहिए दही वाली, तो अब आप ध्यान से थोड़ा सा अपने अंदर बॉडी के अंदर फील करेंगे कि कहाँ कहाँ पर लार जो है बच्चा वो आपका निकला है। देखो ध्यान दो, लार कहाँ कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर लारीय ग्रंथियां होती हैं जिनका नाम है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, जिनका नाम होता है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड लारीय ग्रंथियां, पैरोटिड लारीय ग्रंथि, पैरोटिड लारीय ग्रंथि। ठीक है, दूसरा सबलिंगुअल। अब जब भी कभी हम लैंग्वेज बोलने का काम देखो किसका होता है, ठीक है, लैंग्वेज बोलने का काम होता है जीभ का। हम लोग जीभ से आपकी बात करते हैं ना, लैंग्वेज बोलते हैं। तो देखो हमेशा देखना यहाँ इस वाले सेक्शन में बच्चा हमेशा आपकी लार भरी रहती है ना। तो यहाँ क्या होती है आपकी सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। यहाँ क्या होती हैं बच्चा आपकी सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। कहाँ, यहाँ इस जीभ के नीचे वाले सेक्शन में सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, जो सलाइवा बनाने का कार्य करती हैं। फिर होती हैं सब मैंडिबुलर। आपने जब मैंने पकोड़े वाली बात कही तो आपके मुंह में पूरा लार यानी पानी भर गया होगा, और पानी भरने के कुछ पॉइंट होते हैं। यहाँ से पानी निकल के आया, यहाँ इकट्ठा हो गया, जीभ के नीचे लार बनी होगी, और ये जो नीचे वाला होठ है इसके आसपास जरूर लार बनी होगी, क्योंकि जैसे ही हम लोग कुछ अच्छे खाने की बात करते हैं, हमारे ब्रेन ने, कानों ने सुना, ब्रेन को सिग्नल दिया, और ब्रेन ने को सिग्नल दिया कि ये कुछ इंटरेस्टिंग बढ़िया चीज़ है, तो हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। यानी हमारे मुंह के अंदर जो है बच्चा आपकी लार जो है सलाइवा बच्चा ये आपकी बननी शुरू हो जाती है। तो तीसरी कहाँ पर होती है, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ये वाले सेक्शन में, है ना, सब मैंडिबुलर ये वाले सेक्शन में। तो आपकी 3 ग्लैंड है, एक है सबलिंगुअल, ठीक है, ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड आप देख सकते हो, ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, ये लारीय ग्रंथियों में सबसे बड़ी है, ये आपकी सबसे बड़ी है। लैंग्वेज बोलने का काम जीभ का है, तो जीभ के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, और सब मैंडिबुलर होती है बच्चा यहाँ पर नीचे वाले सेक्शन में। ये कौन सी होती है आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है, ठीक है।
इस बार नहीं फेंकना, मैं देने वाली नहीं हूँ इस बार तुम्हें। शांति से बैठो चुपचाप, पिट्टी हो जाएगी नहीं। चलो ठीक है। तो ये बच्चा 3 जोड़ी याद रखेंगे, जोड़ी में 3 होती हैं और संख्या में 6 होती हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे शरीर में ये जो डाइजेशन है, ये जो आपका पाचन है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसकी क्या प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप अगर हमको समझना हो तो सबसे पहले हम लोग खाने को क्या करते हैं बच्चा, खाने का इंजेशन करते हैं, यानी कि खाने का अंतः ग्रहण करते हैं। हम लोग सबसे पहले खाने का क्या करते हैं बच्चा, आपका अंतः ग्रहण करते हैं, यानी कि खाने को हम लोग अंदर लेकर जाते हैं। फिर ये खाना जब अंदर जाता है तो फिर ये होता है आपका डाइजेस्ट, फिर ये होता है क्या बच्चा, आपका डाइजेस्ट, यानी कि ये आपका पचना शुरू होता है। ठीक है, इसका होता है क्या बच्चा, आपका डाइजेशन शुरू होता है, यानी खाना जो है बच्चा ये आपका पचना शुरू होता है। फिर उसके बाद में जो भी जरूरी चीजें हैं उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, यानी कि आपका एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। क्या शुरू होता है, आपका एब्जॉर्प्शन शुरू होता है, यानी कि जो भी चीजें हमारी बॉडी के लिए जरूरी है उसको हमारी बॉडी जो है आपका एब्जॉर्ब करती है। फिर उसके बाद में असाइमिलेशन, यानी कि स्वांगीकरण। ठीक है, क्या बच्चा, आपका स्वांगीकरण। देखो ये सब ना तुम्हें डांटेंगे और पिटाई लगाएंगे, अगर आप शोर मचाओगे और अगर आप रोओगे तो आपको ये सब डांट लगाएंगे। ये देखो आपके ये ऑन है ना, पेंसिल चिया ले गई, चिया आई थी ना अभी, ये देखो ये बीमार हो गया ना, इसको देखो डॉक्टर सुई लगा रहा है अब। चलिए, सबसे ज्यादा लार अपडेट करने वाली जो सबसे बड़ी ग्लैंड है, जो कि सबसे आपकी बड़ी ग्लैंड है, ये बेटा देखो ये आपके ऐसे रोने की आवाज जाएगी। 1 मिनट का टाइम देना बच्चों का। ठीक है मैम, आज इसी को पढ़ाने दो। नहीं भाई, ये पढ़ाना भाई ज़रूरी है ना, एग्ज़ाम होते हैं, तुम लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। चलिए, तो क्या भाई आपके सबसे पहले खाना अंदर जाएगा, फिर पचेगा, फिर जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होगी वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। एक वर्ड होता है असाइमिलेशन, स्वांगीकरण, जो बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये क्या होता है। देखो, हमने जो खाना खाया उसमें जो भी न्यूट्रिएंट हैं, जो भी पोषक तत्व हैं, उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और उसी से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। सिंपल प्रोसेस है, आपने कोई भी खाना खाया उसमें जो न्यूट्रिएंट हैं, जो पोषक तत्व हैं हमारे शरीर के लिए, वो हमारी सेल के पास यूनिटरी फॉर्म में जाएंगे और हमारी सेल्स उनसे क्या करेंगी, एटीपी बनाएंगी, यानी ऊर्जा बनाएंगी। तो ये खाना खाने से लेकर ऊर्जा बनाने तक का जो प्रोसेस है, इसी को असाइमिलेशन यानी स्वांगीकरण कहा जाता है। यानी मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, खाना खाने से लेकर ऊर्जा बनने तक की प्रक्रिया, ऊर्जा बनने तक की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका असाइमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण इसको कहा जाता है।
ठीक है, इसको आपका स्वांगीकरण कहा जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या होता है भाई, जो जरूरत है, जितनी ऊर्जा की जरूरत है, जितना कोई न्यूट्रिएंट ऊर्जा देगा वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और फिर क्या होगा, एक्सक्रीशन, कि जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है वो हमारी बॉडी बाहर निकाल देगी, वो हमारी बॉडी बाहर निकाल देगी। ठीक है मैम, एक सलाइवरी ग्लैंड नहीं लिखा है बेटा, तीनों लिखे हुए हैं, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर, तीनों लिखे हुए हैं। तीनों की बच्चा आप लोगों की पिक्चर भी लगाई हुई है, तो जिसको डाउट हो ना तो आप लोग ऐसे पिक्चर में से भी पढ़ लोगे। पिक्चर आपकी इसीलिए लगाई जाती है जिससे कि ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिल सके। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग अपने खाने में 3 मेन चीजें खाते हैं। क्या खाते हैं बच्चा, हम लोग 3 मेन चीजें खाते हैं। एक होता है आपका क्या बच्चा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। ये 3 होते हैं जो हमें अपने खाने में खानी ही चाहिए, 3 चीजें, इसके बिना हमारी बॉडी का काम नहीं चलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। अब कार्बोहाइड्रेट चाहे तुमने किसी भी फॉर्म में खाए हैं, कुछ भी तुमने कार्बोहाइड्रेट खाया है, मान लीजिए स्टार्च खाया है, कुछ भी खाया है, हमारी बॉडी को मतलब नहीं होता तुमने कार्बोहाइड्रेट किस रूप में खाया है, वो फाइनली उसको यूनिटरी फॉर्म जैसे कि ग्लूकोज, फाइनली उसको यूनिटरी फॉर्म जैसे कि ग्लूकोज में चेंज करेगी। प्रोटीन यदि बच्चा आपने लिया है तो वो उसको अमाइनो एसिड में बदलेगी। किस में बदलेगी, अमाइनो एसिड में बदलेगी। यदि आप लोगों ने लिपिड खाया है तो आपकी बॉडी को मतलब नहीं है कि तेल खाया या घी, वो देखेगी फैटी एसिड है, बस उसको वो फैटी एसिड में चेंज करेगी और उससे ऊर्जा बनाने का कार्य शुरू कर देगी। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में सबसे पहले कौन पचता है या क्या पचता है। तो हमारे शरीर में सबसे पहले क्या पचता है, कार्बोहाइड्रेट। जो अभी मैंने शरबत वाला पानी बताया था ना कि सबसे पहले हमारे शरीर में जैसे ही कार्बोहाइड्रेट मुंह के अंदर जाते हैं तो हमारे मुंह में ऐसे बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो इस कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करते हैं। तो हमारे शरीर में सबसे पहले क्या पचते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट। मुंह में जाते ही बच्चा ये आपके पचने शुरू हो जाते हैं। समझ आया। चलती नहीं है, डाउन हो गई है। समझ आया, इतना इतना समझ आया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर समझ में आया तो। अब चलिए अगला पार्ट, हमारे मुंह के अंदर क्या बचेगा, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन मुंह के अंदर पाचन इतना आसान नहीं होता, हमें सीखना पड़ेगा पूरा। हमारे मुंह के अंदर एक तो हो गई आपकी लारीय ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड हो गई जो खाना पचाने में हेल्प करती हैं, और दूसरी होती हैं आपके क्या बच्चा, टीथ। अब टीथ जो होते हैं, दांत जो होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चा, आपके खाने को तोड़ने का काम करते हैं, है ना। हमने जो भी आपका खाना खाया है अब उसको तोड़ने का कार्य कौन करेंगे, आपके टीथ करेंगे। भाई कोई कोई बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा आपके मुंह में हम लोग कई बार अंदर कर लेते हैं, बर्गर का बड़ा पीस हमने मुंह के अंदर डाल लिया, तो वो ऐसे थोड़ी हमारी बॉडी अडेप्ट करेगी, उसको तोड़ेगी। अब तोड़ेगी तो देखो दांत से आपके अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दांत के बच्चा क्या है, आपके अलग अलग क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब वो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले स्टडी ऑफ टीथ किसको बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं मैम, दंत विज्ञान बोलते हैं। लेकिन दंत विज्ञान आपका एग्जामिनर नहीं लिख कर देता, वो देता है ओडोंटोलॉजी, वो लिख कर देता है आपको ओडोंटोलॉजी, ठीक है। ओडोंटोलॉजी बच्चा वो आप लोगों को यहाँ पर लिख कर देगा, ये आपका ये वाला वो नहीं आएगा, ठीक है। ओडोंटोलॉजी जो है बच्चा आप लोगों की स्टडी हम लोग बोलते हैं किसको, आपके दांतों के अध्ययन को। दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है। दांतों के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, आपका डेंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन टीथ यानी हमारे शरीर में कितनी तरह के दांत होते हैं,
हमारे शरीर में कितनी तरह के बच्चे आपके दांत होते हैं? तो 4 तरह के बच्चे आपके दांत होते हैं, जिसको हम लोग याद करेंगे ट्रिक के साथ में ICPM। क्या याद करोगे? सिंपल ICPM, ठीक है। हाँ, जितना तेज मैं बोलती हूँ उतना ही तेज ये भी बोलता है, ठीक है। मेरे से ज्यादा तेज बोलता है भाई, ये कान हमें ऐसे बंद करने पड़ जाते हैं। ICPM यानी कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड बच्चा आपका क्या? मोलर। ये क्या हो रहा है? आंखों में लग जाती है लाइट, नहीं देखते? डाउन हो गई अभी ये, नहीं जलेगी अभी, डाउन हो गई है। और ये भैया है ना, मैं इनको बोल दूंगी कि आप क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ये डॉक्टर से सुई लगवाएंगे आपको। नहीं, फिर से नहीं चलती है वो, खराब हो गई है, उसको इधर रख दो, वेस्ट है वो, वेस्ट है। ये देखो आप, ये देखो ये कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बच्चे आपके दांत 4 तरह के होते हैं? ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, यानी कि रदनक, कृंतक, अग्र चवर्णक और क्या बच्चा आपके? चवर्णक। क्या बच्चा आपके? चवर्णक, ठीक है। ये आपके 4 तरह के दांत हमारे मुंह के अंदर पाए जाते हैं। अब चलिए इनको थोड़ा डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। हम लोगों के एग्जाम के हिसाब से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेंटल फॉर्मूला, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि अडल्ट के लिए डेंटल फॉर्मूला क्या होता है और बच्चों के लिए डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। तो अडल्ट के लिए डेंटल फॉर्मूला है 2 1 2 3। अब ये बनता कैसे है? तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको रटने की बच्चा जरूरत नहीं है। मैंने अभी आपको लिखवाया हमारे मुंह में कितनी तरह के दांत हैं? मैम 4 तरह के दांत हैं, ICPM। आप लोग सिर्फ एक याद करेंगे, सिर्फ कैनाइन याद कर लीजिए, 4 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब टोटल कितने होते हैं? 32। तो 32 करने के लिए 8 और 4 12 और 8 20, तो 12 जोड़ने पड़ेंगे, तो ये हो गए हमारे 32। यानी हमारे मुंह में कैनाइन 4 होते हैं, इंसीजर 8 होते हैं, प्रीमोलर 8 होते हैं और मोलर आपके 12 होते हैं। तो कुल मिलाकर ये 32 दांत हो गए। लेकिन क्या सच में हम सबके मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं? तो नहीं, 28 या 30 दांत ही हम लोगों के अंदर ज्यादातर आजकल देखे जा रहे हैं। इसका रीजन है कि जो मोलर टीथ हैं वो समय के साथ साथ एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, यानी वो खत्म होते जा रहे हैं। अब उसके बहुत सारे रीजन हैं। पहले हमारी जो लाइन बहुत बड़ी होती थी, ऐसे बंदर जैसा मुंह होता था, अभी हमारी जो लाइन छोटी होती जा रही है, तो उसके बहुत अलग अलग रीजंस हैं, है ना। उतना कैल्शियम, उतना फॉस्फेट बॉडी के अंदर अब नहीं रहा है, क्योंकि ये बहुत अलग प्रक्रिया से हमारे दांत हमारे शरीर में आपके निकलते हैं। तो ये एक याद कर लीजिए, सिर्फ कैनाइन, बाकी आपको तीनों अपने आप याद हो जाएंगे। अब कितनी तरह के दांत हैं हमारे मुंह के अंदर? कितनी तरह के बच्चा दांत हैं? मैम 4 तरह के। कितनी तरह के? मैम 4 तरह के हमारे मुंह के अंदर दांत हैं। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो ये जो 2 1 2 3 है आपका फॉर्मूला, ये ऐसे तैयार होता है। जो डेंटल फॉर्मूला हमने तैयार किया है ना 2 1 2 3, वो ऐसे तैयार होता है। 32 दांत रेयर ही किसी के अंदर पाए जाएंगे, अधिकतर लोगों में 28 और 30 दांत ही आजकल देखे जाते हैं। अब नेक्स्ट होता है बच्चों के लिए डेंटल फॉर्मूला। बच्चों के लिए डेंटल फॉर्मूला होता है 2102। 2102 यानी बच्चों में कौन से दांत नहीं होते, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप आंसर लगाएंगे बच्चों में अग्र चवर्णक दांत नहीं होते हैं। बच्चों में अग्र चवर्णक दांत बच्चा आपके नहीं होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, विजडम टीथ, जिसको अक्कल दाढ़ बोलते हैं, और जिसको हम लोग ये मानते हैं कि भाई इसके कारण ही हमें अक्ल आती है, इससे पहले अक्ल नहीं आती। ये सिंपल एक दांत है, एक मोलर टीथ है, एक चवर्णक दांत है। इसका अकल आपके ब्रेन से कोई लेना देना नहीं होता है ना। तो इस मिथ से भी थोड़ा सा आप लोग बाहर आएंगे कि ये आपकी अकल का कारण बनती है, ये कोई आपकी अकल का कारण नहीं बनती है। ये तो ये सिंपल किसका बच्चा? आपके बेसिकली एक दांत है आपकी बॉडी के अंदर।
इसका अकल से बच्चा आपका कोई भी लेना देना नहीं है, इसका अकल से बच्चा आपके कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल क्या है बच्चा आपका एक, मैम मुझे 2 आए थे कुछ टाइम पहले, किसी को आ गए वेल एंड गुड, किसी को नहीं आए तो किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, है ना। अक्लदाड़ अभी कितनी होती है वो भी बच्चा मैं आप लोगों को बता दूंगी, तो इसके लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं आपके, अग्रचवर्णक बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। कौन से, अग्रचवर्णक जो है बच्चा ये आपके बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। दांत किससे बना होता है, दांत का मजबूत हिस्सा क्या होता है, क्योंकि टीथ जो है मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पढ़ाती हूँ। तो दांत का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम बोलते हैं एनामल, इसको हम एनामल बोलते हैं, यानी ये वाला जो आपका क्राउन वाला हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो बच्चा आपका क्राउन वाला हिस्सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एनामल बोलते हैं। ठीक है, इस वाले को, क्राउन जैसे हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं मैम, एनामल बोलते हैं। दांत किससे बने होते हैं, दांत कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फोस्फेट से मिलकर बने होते हैं। कैल्शियम फोस्फेट से बच्चा ये आपके मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा आपने एक टर्म सुनी होगी कि भाई फलाना आदमी आरसीटी करवा के आया है, आरसीटी करवा के आया है, यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट। क्या बच्चा आपका, रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपका कराया गया है। अब ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपका क्या होता है, अगर आपके दांत की जड़ में कोई कीड़ा लग गया है ना, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ भी आपके अलग अलग प्रोटोजोनल इन्फेक्शन है ना, कोई भी किसी एक एलिमेंट की आयरन की कमी हो रही है, तो दांत जो है अंदर से सड़ना शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपकी जाड़ को बाहर निकाल देंगे, है ना, आपके उस दांत को बाहर निकाल देंगे और उस दांत की जगह पर क्या करते हैं, या जैसे मान लीजिए बोलते हैं ना कि हम अपने दांत में चांदी भरवा के आए हैं, वो चांदी नहीं होती है, वो होता है अमलगम, वो होता है आपका अमलगम। और अमलगम क्या होता है, अमलगम बच्चा आपका क्या होता है, अगर आपने मरकरी को हम हमेशा लोहे के बर्तन में रखते हैं, हमेशा लोहे के बर्तन में रखते हैं, तो यदि आपने मरकरी को लोहे के अलावा किसी और बर्तन में रखा है, किसी और बर्तन में रखा है, तो ये क्या होता है बच्चा आपका, ये बना लेता है अमलगम। अगर लोहे के अलावा किसी और बर्तन में रखा है तो ये आपका अमलगम बना लेगा। तोड़ दिया, आगे मजे। तो ये बच्चा आपका क्या बना लेता है, अमलगम बना लेता है। और ये वही बच्चा आपका अमलगम होता है, ये आपका वही अमलगम होता है जिसका इस्तेमाल फिर हम लोग जाड़ दांत को भरने के लिए करते हैं, यानी जिसको हम चांदी बोलते हैं। तो वो सिर्फ चमकती है चांदी जैसी, बाकी बच्चा वो आपकी चांदी नहीं होती है, वो आपकी चांदी नहीं होती है, वो अमलगम होता है जो चांदी जैसी आपकी चमकती है। तो जाड़ दांत भरने वाले को या सफाई करने वाला जो आपका ट्रीटमेंट होता है उसी को आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी गई थी। अब हम सबके पास में जो हमारे दांत हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारे दांत ऐसे हवा में लटके हुए हैं, हमारे दांत किस मसल में सेट हैं, उस मांसपेशी का नाम बताइए जो हमारे दांतों के लिए स्पेशल बनी है, यानी जहां पर हमारे दांत सेट हैं, तो उस मांसपेशी का नाम क्या होता है, उस मसल का नाम होता है गम्स, यानी मसूड़े। हमारे दांत कहाँ सेट हैं मैम, मसूड़ों में सेट हैं। अब दांतों के आधार पर देखो क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। परमानेंट टीथ हमारे मुंह में कितने होते हैं, 32 होते हैं। टेम्परेरी होते हैं 20, यानी अस्थायी दांत, अस्थायी दांत कितने होते हैं मैम, अस्थायी दांत होते हैं 20। ठीक है, अस्थायी दांत कितने होते हैं आपके, 20 होते हैं, जिनको हम मिल्क टीथ या दूध के दांत बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं। कितने दांत होते हैं हमारे जीवन काल में, जो 2 बार आते हैं। तो हमारे जीवन काल में 2 बार आने वाले दांत वो यही 20 दांत होते हैं। इसके अलावा 12 दांत हमारे बॉडी में फिक्स होते हैं। अगर किसी को आए 32 तो, और अगर किसी को 28 आए या 30 आए तो फिर कम कर लो इन 12 में से, है ना। तो ये 20 दांत होते हैं जो हमारे जीवन काल में 2 बार आते हैं। क्योंकि हमारे जीवन काल में हमें 2 बार दांत आए हैं, इसीलिए दांतों के आधार पर हमको डायफ्रोडोंट कहा जाता है। डायफ्रोडोंट, द्विबार दंती,
द्विबार दंती, द्विबार दंती। तो हमें दांतों के आधार पर क्या कहा जाता है? द्विबार दंती, कि हमारे जीवन काल में 2 बार दांत आए हैं। कितने बार? 2 बार दांत आए हैं। इसके अलावा जो बच्चा आपके दांत हैं, दांतों के आधार पर हमें सिर्फ द्विबार दंती नहीं, अलग अलग नाम दिए गए हैं, या हमारे मुंह में अलग अलग तरह के दांत पाए जाते हैं। कैसे भी क्वेश्चन को पूछा जाएगा। डाइफ्रोडोंट यानी द्विबार दंती, कि हमारे जीवन काल में 2 बार दांत आए हैं, हमारे जीवन काल में 2 बार दांत आए हैं। एक होता है थीकोडोंट। थीकोडोंट मतलब हमारे हर एक दांत, हमारा हर एक दांत मसूड़ों में धसे हुए रहते हैं, ऐसे हवा में लटके हुए नहीं रहते हैं, है ना। हर एक दांत के लिए क्या है, आपके सारे दांत आपके मसूड़ों में अंदर की तरफ धसे हुए रहते हैं, इसीलिए हमको थीकोडोंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थीकोडोंट कहा जाता है, थीकोडोंट कहा जाता है। दूसरे होते हैं आपके हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट यानी कि आपके हमारे सारे दांत अलग अलग हैं, हमारे सारे दांत आपके अलग अलग हैं, इसीलिए हम अपने आप को किस में काउंट करते हैं? हेट्रोडोंट में काउंट करते हैं। ठीक है। ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट क्या होते हैं? हमारे हर एक दांत के लिए हमारे पास एक सेपरेट गम है, एक मसूड़ा है। आई नो पहली बार पढ़ रहे हो तो नहीं समझ में आ रहा होगा, दोबारा रिपीट करती हूँ। दांतों के आधार पर हमें कितनी तरह से डिवाइड किया गया है। तो पहला तो हमको डाइफ्रोडोंट कहा जाता है, द्विबार दंती, क्योंकि हमारे जीवन काल में 20 दांत ऐसे हैं जो कि 2 बार आते हैं। दूसरा हमको थीकोडोंट कहा जाता है, हमको थीकोडोंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में हर एक दांत के लिए अलग अलग हमारे शरीर में हर एक दांत अपने अपने मसूड़ों में अंदर धसा हुआ है। ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जिनके पास में गम्स जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती हैं, दांत नहीं धसे होते हैं, लेकिन हमारे दांत जो है अंदर तक मसूड़ों में धसे हुए हैं, इसलिए थीकोडोंट बोलते हैं। हेट्रोडोंट हमारे मुंह के अंदर 4 अलग अलग तरह के दांत पाए जाते हैं। तो 4 अलग अलग तरह के दांत हैं, तो इसलिए हेट्रोडोंट कहा जाता है, विषम दंती कहा जाता है। ब्यूनोडोंट, क्या बच्चा आपका? ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट किस लिए कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में जो दांत हैं, हर एक दांत के लिए एक सेपरेट गम है, एक अलग मसूड़ा है। क्या है? एक सेपरेट गम है, एक अलग मसूड़ा है, और इसीलिए हमको ब्यूनोडोंट बोलते हैं। तो ये चारों टर्म तुम्हारे लिए नई होंगी, लेकिन चारों टर्म तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, समझ आया? बढ़ूं आगे? समझ आया? बढ़ूं आगे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसमें कितने दांत होते हैं? यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुत्ते में ऑन एन एवरेज 42 दांत, बिल्ली में 30, मच्छर में 47 दांत नहीं होते हैं। क्लियर कर देती हूं, मच्छर में 47 ड्रैगर्स होते हैं। ये दांत हम इनको काउंट कर लेते हैं, क्योंकि एक बार आपके एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि मच्छर में कितने दांत होते हैं, तो वो दांत नहीं होते हैं, वो ड्रैगर्स होते हैं, और जिनकी संख्या होती है 47। एलिफेंट में 26 दांत होते हैं। डॉल्फिन और वेल, ये जो आपकी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, इनमें 250 से ज्यादा दांत होते हैं, इनमें 250 से ज्यादा दांत होते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपकी ये पिक्चर लगाई हुई है, ये नंबर ऑफ टीथ लिखे हुए हैं। इफ यू वांट तो आप लोग एक बार इसको जरूर नजर डाल लेंगे। ठीक है, बस नजर डाल लेना। तो नजर डालोगे तो भी आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है, ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, आपका काम हो जाएगा, है ना, बाई चांस अगर पूछ ले तो। चलिए नेक्स्ट, अब देखो हमारे मुंह में हम एक एक पार्ट को कंप्लीट कर ले। हमने लार कंप्लीट किया है पहले, गुइया आएगी अभी इसमें, वो आएगी, देखो गुइया काम करती है ना, आप गंदे बच्चे हो, गुइया तो काम करती है। गुइया भी आएगी इसमें। ओके, ड्रैगर्स बेटा, इट इज जस्ट लाइक, देखो मतलब
47 टीथ जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। वो टीथ नहीं कहेंगे हम उनको, सिर्फ स्ट्रक्चर टीथ जैसी है। सो दैट्स वाई एग्जामिनर मानता है कि 47 दांत हैं, बट उनको हम ड्रैगर्स बोलते हैं आपके, कि जैसे टीथ जैसी स्ट्रक्चर, ऐसे शार्प स्ट्रक्चर। ड्रैगर्स का मतलब हम शार्प स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, शार्प स्ट्रक्चर हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए ड्रैगर्स है बेटा, ड्रायर्स नहीं है वो। सलाइवा हो गया, टीथ हो गया। अब है हमारे मुंह के अंदर जीभ। अब क्या है, हमारी मुंह के अंदर जीभ है। अब जीभ से देखो आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई एक बात बताओ, जीभ का आखिरकार काम क्या है? भाई सबसे पहले तो बोलने में मदद करती है, जीभ ना हो तो हम शब्द नहीं बना पाएंगे। दूसरा, खाने को अंदर ले जाना, इधर उधर ट्रांसफर करना कौन करती है? आपकी जीभ ही करती है। खाने को इधर उधर ट्रांसफर करना आपकी कौन करती है बच्चा? जीभ ही करती है। ठीक है, वो रही उधर। ठीक है, ये सारे काम कौन करती है? आपकी जीभ करती है। बोलने में हेल्प करती है, खाने को इधर उधर ले जाने में, और खाने को अंदर निगलने में भी हेल्प करती है। कौन? आपकी जीभ। लेकिन इन सब में से सबसे जरूरी कार्य है टेस्ट, कि हमारे पास एक ही ऑर्गन है जो हमें टेस्ट के बारे में बता रहा है। जैसे मान लिया भाई मैंने खीरा जो है जीभ की जगह हाथ पे रख लिया, तो हाथ के पास में कोई ऐसा पार्ट है ही नहीं जो हमें उसका टेस्ट बता सके। सिर्फ जीभ के अंदर ही होते हैं टेस्ट बर्ड्स, और इन टेस्ट बर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन टेस्ट बर्ड्स को पिपलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका पिपलिया कहा जाता है, जो हमारे शरीर में किसी भी चीज का टेस्ट बताने में, स्वाद बताने में, क्या बताने में मैम? स्वाद बताने में हेल्प करती हैं। तो जीभ का मेन काम होता है स्वाद बताना। अब ये जो पिपलिया है ये कितनी तरह की पाई जाती हैं? ये पिपलिया है, ये हमारे शरीर में कितनी तरह की पाई जाती हैं? तो ये पिपलिया 4 तरह की होती हैं। पहला है फिलीफोम, जो सबसे छोटी होती हैं। फिलीफोम जो आपकी यहाँ उपस्थित हैं और सबसे छोटी टेस्ट बर्ड्स होती हैं। दूसरी होते हैं फंजाइफोम, जो हमारे शरीर की यानी कि जीभ के अंदर सबसे बड़ी टेस्ट बर्ड्स हैं। फंजाइफोम सबसे बड़ी टेस्ट बर्ड्स हैं। और स्पेशली नेक्स्ट है फोलिएट। फोलिएट क्या है? आपके अडल्ट्स में नहीं पाई जाती है। मेनली ये जो फोलिएट है ये बच्चों वाले सेक्शन में आपकी ज्यादा एक्टिव होती हैं। अडल्ट के टाइम में आपकी थोड़ी सी डीएक्टिवेट कह सकते हैं हम इनको, कि डीएक्टिवेट हो जाती है। जैसे छोटे बच्चे आपने देखा होगा कि कोई भी चीज है उनके मुंह में डालो वो थू थू करके बाहर निकाल देते हैं, है ना? क्योंकि ये फोलिएट जैसे जो टेस्ट बर्ड्स हैं ये ज्यादा एक्टिव होके काम करते हैं। दूसरा, छोटा बच्चा मुंह में हर चीज ले लेगा लेकिन फिर उसको बाहर निकाल देगा, है ना? जैसे उसको टेस्ट नहीं आएगा वो थूक देगा। फिर चौथा है क्या बच्चा? आपका सरकम। सरकम क्या होते हैं आपके? सरकम वैलिएट, ये बैक साइड में यहाँ पर उपस्थित होते हैं सरकम वैलिएट। तो ये इस बार शायद टेक्नीशियन में कोई क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसीलिए मैंने चारों आपको विद लोकेशन बताई हैं, पूरे डिटेल में बताए हैं। फिलीफॉर्म सबसे छोटे, फंजाई सबसे बड़े, सरकम वैलिएट पीछे की तरफ, और एडल्ट्स में आपके फोलिएट नहीं होते हैं। एक और चीज है, हमारी जीभ हमेशा मुंह के अंदर क्यों रहती है? हमारी जीभ, कभी आपने सोचा हमेशा मुंह के अंदर? अभी मैं बोल रही हूँ तो भी मुंह के अंदर है, ऐसे करके तो मैं बोल नहीं रही हूँ, लेकिन गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, इन सब की जीभ आपने देखा होगा ना, कुत्ता जो ऐसे करता है तो बहुत देर तक अपनी जीभ बाहर निकाल के रखता है। सारे जानवर अपनी जीभ बाहर निकाल के रख सकते हैं बहुत बहुत देर तक। एक तो रीजन होता है फेस की शेप हो गया थोड़ा सा, लेकिन इससे भी बड़ा रीजन होता है ये हायोड बोन। हमारे शरीर में ये जो हायोड बोन है, इसको ध्यान से देखिए, इसका काम ही होता है कि ये जीभ को पकड़े रखने का कार्य करती है। ये हायोड बोन जो हमारे मुंह में पाई जाती है, ये जीभ को पकड़े रखने का कार्य करती है, और इसका काम यही होता है कि हमारी जीभ हमारे मुंह से बाहर ना निकले। ठीक है, हमारे मुंह से बाहर ना निकले। तो इस कार्य को कौन करती है बच्चा? आपका हायोड बोन करती है। तो आपको जीभ समझ में आया, दांत समझ में आए, लार समझ में आई। अब जीभ का ही एक और इम्पोर्टेंट आपका पार्ट होता है कि जीभ के कौन से हिस्से से किस टेस्ट का हमको पता लगता है। तो ये आपकी जीभ है, मान लीजिए। तो ये क्या होता है बच्चा? आगे वाले से हमको स्वीट यानी कि मीठे टेस्ट का पता लगता है। ये जो आपके साइड वाले सेक्शन है, इनसे हमको सोल्टी टेस्ट, नमक मिर्ची वाला जो होता है ना, सोल्टी टेस्ट पता लगता है। इसके अलावा जो बिल्कुल साइड वाले सेक्शन है, ये जो बड़े वाले साइड वाले सेक्शन है, इनसे खट्टे टेस्ट का पता लगता है, जो एग्जामिनर का फेवरेट है
कि खट्टा टेस्ट यानी कि आपका सोर टेस्ट, सॉरिंग टेस्ट हमें कहाँ से पता लगता है, तो ये खट्टा टेस्ट हमें साइड से पता लगता है। इसके अलावा पीछे वाली ये वाली स्ट्रक्चर इनसे हमको कड़वे टेस्ट का, कोई दवाई कड़वी है, करेला कड़वा है, यहां से पता लगता है। ठीक है, करेला कड़वा है, यहां से पता लगता है। इसके अलावा एक और सेक्शन है यहां पर और आपका पीछे की तरफ, तो इससे हमें अदरक देखा है ना, तीखा कड़वापन होता है। ठीक है, अदरक लहसुन ये जो इस तरह की चीजें होती हैं जिनमें तीखापन और कड़वापन होता है, वो जीभ के सबसे पीछे वाले हिस्से से पता लगता है। एक और टेस्ट होता है हमारी जीभ में जिसका नाम है क्या, उमामी टेस्ट। उमामी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कसेलापन। उमामी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कसेलापन। उमामी यानी कि कसेलापन। तो ये जो बच्चा आपका कसेलापन वाला टेस्ट है, ये हमको जीभ के बीच वाले हिस्से से पता लगता है। ये हमको जीभ के बीच वाले हिस्से से पता लगता है। मैम किसका टेस्ट होता है, कोई एग्जाम्पल है हमारे पास? यस, आंवला। क्या है बच्चा, आपका आंवला है। तो ये इतनी सारी चीजें होती हैं हमारे मुंह के अंदर जो कि खाना पचाने में हेल्प करती हैं। तो मीठे टेस्ट का पता हमको कहाँ से लगता है, जीभ के बिल्कुल फ्रंट वाले हिस्से से। ये मीठा टेस्ट है, आगे वाला हिस्सा एकदम। ये नमकीन टेस्ट है, ये कसेलापन है, ये कड़वापन है और ये खट्टा है, ये आपका खट्टा है। तो जीभ के हिस्से से देखो हमको कितनी सारी चीजों का पता लगता है। ओके, तो भाई आज की क्लास में हमने आपका क्या क्या बच्चा, ये यहाँ से कल शुरू करेंगे आपका। आज की क्लास में हमने आपका क्या क्या कंप्लीट करा है कि मुंह के अंदर क्या पचता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में या मुंह के अंदर खाना पचाने में कौन कौन से चीजें हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि मदद करते हैं। तो हमारे दांत हैं, सलाइवरी ग्लैंड है, लारिये ग्रंथियां हैं और हमारी जीभ है। जितने भी दांत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बता दिया। हाँ, दांत में एक रह गया था अक्कल दाढ़। देखो अक्कल दाढ़ को हम लोग अक्कल दाढ़ क्यों बोलते हैं मैम, जब इसका अक्ल से कोई लेना देना नहीं होता। अक्कल दाढ़ 18 साल की उम्र के बाद में ही निकलती है। पहले था जब 20, 25, 26 साल की उम्र के बाद। आजकल जो बच्चा ये आपकी अक्कल दाढ़ है, ये 18 साल की उम्र के बाद कभी भी आ जाएगी। और 18 साल की उम्र के बाद मतलब आप अडल्ट हो चुके हैं। कम ही आती है 18 साल की उम्र के बाद में भी। 20, 25, जैसे मुझे याद है, मुझे आपका 25 की उम्र में निकलनी शुरू हुई थी, है ना। तो मैं डॉक्टर के पास गई क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द होता है भाई। दांत पत्थर जैसी स्ट्रक्चर, कोई चीज फोड़ के बाहर निकल रही है ना, तो पेन तो होगा ही ऑब्वियसली। तो मुझे बहुत ज्यादा क्या हुआ बच्चा, आपका पेन हुआ, फीवर आया। तो फिर भाई डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला कि ये आपकी बाहर नहीं निकलने वाली है, आप इसको निकलवा लीजिए, अंदर एक सर्जरी होगी। भैया सर्जरी के नाम से वैसे ही डर लगता है ना। तो मैंने बोला दवाई ववाई दे दो, पेन किलर, अगर रिपीटेडली मेरा दर्द ये आपका बढ़ेगा तो फिर मैं इसको कंटिन्यू आपका करती हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर बच्चा आपका कंटिन्यू कर। तीखा कैसे पता लगता है, तीखा नमक मिर्ची वाला हो गया ना बेटा, सोल्टी, नमक मिर्ची वाला हो गया तीखापन भी आपका। ओके, तो अगर आपको नहीं निकल रही है तो पहले आप उसको पेन किलर करेंगे, है ना। और अगर लगता है कि भाई पेन किलर से ठीक नहीं हो रही है, बार बार दर्द हो रहा है, तो फिर तो देखो आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। बट टच वुड भाई, मुझे बस आज तक 1-2 बार ही दर्द हुआ है और तब से सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि सर्जरी के नाम से थोड़ा सा तो देखो डर लगता है। तो 18 साल, 20 साल, 25 साल उम्र की बाद निकलती है, तो तब तक हम लोग मानते हैं कि भाई आप लोग अपनी लाइफ में कुछ मैच्योरिटी गेन कर चुके होंगे, यानी आपको जो है थोड़ी अक्ल आ गई होगी, कुछ लाइफ में करना चाह रहे होंगे, बनना चाह रहे होंगे, इसलिए इसको अक्कल दाढ़ कहा जाता है। आंवला खट्टा नहीं होता, आंवला कड़वा खट्टा होता है, कड़वा और खट्टा होता है आंवला। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको अक्कल दाढ़ बोलते हैं, इसलिए हम इसको अक्कल दाढ़ बोलते हैं। ठीक है, क्लियर जी। यहां तक कोई डाउट है बच्चा तो बताइए, यहां तक कोई डाउट है बच्चा तो बताइए। कोई डाउट है बच्चा तो बताइए। चलिए भाई, नहीं है तो मैं आपकी तब तक PDF रेडी कर लेती हूँ। 1 मिनट का आप लोग मुझे समय देंगे।
ठीक है, तो चलिए भाई आप लोग आराम से अपनी पढ़ाई करेंगे। टच नहीं करना है बेटा कुछ भी आपको, 2 मिनट का काम है मम्मा का, बस वेट करो। मैं आपकी पीडीएफ रेडी कर देती हूँ। नहीं टच नहीं करना, करंट है इसमें, इसमें करंट है। आप अपनी वो देखो, गुइया आई है उसमें, देखना एक बार जरा, गुइया आई है? गुइया ने खाना खाया? पूछो एक बार, गुइया आपने खाना खाया? ये सारा डेटा भाई हम लोग आपका कल कंटिन्यू करेंगे। कल नहीं होगा तो एक एक्स्ट्रा क्लास लगवा लूंगी। वैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यही ज़्यादा टाइम लेता है जीब और ये वाली चीज़ें। बट अगर ऐसा लगता है कि नहीं होगा तो मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवा लूंगी। ठीक है, ओके। तो चलिए भाई, बच्चे में दूध के दांत क्यों होते हैं? बच्चे में बेटा दूध के दांत, मिल्क टीथ, उन्हीं को तो समझा रही थी, 20 दांत होते हैं जो बच्चे में कैल्शियम, जो माँ से उसको बेसिकली आपका खाने से और माँ के दूध से जो उसको कैल्शियम और फॉस्फेट मिला है, जो उससे मिलकर ही बनते हैं। वो दूध के दांत कोई दूध से नहीं बने होते, वो बनते कैल्शियम से और फॉस्फेट से ही हैं। बट क्योंकि वो टूट जाते हैं और भाई थोड़ा सा बस उनका नाम रखा हुआ है दूध के दांत, ऐसा नहीं है दूध से बनते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए भाई अब हम लोग आपके सेशन को एंड कर देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।